नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत भूगोल की इस श्रृंखला में। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की जनजातियों को। इससे पहले वाली क्लास में हम भारत की प्रमुख प्रजातियों को पढ़ चुके हैं। डॉक्टर गुहा के अनुसार जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली 6 प्रमुख प्रजातियाँ थीं, उनको हम पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। अगर आप लोग क्लास देखना चाहते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, फिर उसके बाद में इस क्लास को देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। आज हम इस क्लास में भारतीय प्रजातियों को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और क्लास को शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज भारत के प्रमुख जनजातियों को देखेंगे। पहले हम जनजातियों के कुछ विशेषताओं को देखें, कुछ उनके परिचय को देखते हैं। भारत की जनजातीय आबादी विश्व में सर्वाधिक है। जो भारत में जनजातीय आबादी है वो विश्व में से सर्वाधिक भारत में है, जो यहाँ की मूल निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो भारत की जनजातियाँ हैं वो यहाँ की मूल निवासी हैं, वो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जो एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा होता है और अपने ही समूह में विवाह करते हैं। ये लोग यह लिंग यानी जेंडर पर आधारित श्रम का विभाजन करने के अतिरिक्त अन्य श्रम का विभाजन नहीं करते तथा वंशानुगत अथवा अन्य प्रकार के जनजातीय सरदारों से प्रशासित होता है। इसके प्रत्येक समूह की अलग अलग भाषाएं होती हैं। इनके कहने का मतलब है कुल मिलाकर जो जनजातियाँ होती हैं उनका जो लगाव होता है एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ होता है। इनका जो श्रम विभाजन है, ये जो लोग जो हैं वो अपने समूह के प्रति अधिक सजग एवं जागरूक हैं। जो इनका विवाह होता है अपने ही समूह में विवाह होता है। जो इनमें श्रम का विभाजन है वो केवल श्रम का विभाजन करते हैं। जो लिंग पर आधारित श्रम का विभाजन के अतिरिक्त अन्य श्रम का विभाजन नहीं करते हैं। यानी जो इनके काम करने का जो तरीका है लिंग के आधार पर, यानी महिला कौन से काम करेंगी, पुरुष कौन से काम करेंगे, इसका बंटवारा करते हैं कि महिलाएं घर का काम करेंगी और जो पुरुष हैं वो बाहरी काम करेंगे, शिकार करेंगे और खाने पीने का प्रबंध करेंगे। इसका मतलब ये है। और ये इनके जो समूह होते हैं वो अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म एवं अलग अलग विशेषताओं के होते हैं। तो अनुसूचित जनजातियां के अंतर्गत किसी भी जात को शामिल करने के लिए निम्न मानक को निर्धारित किया जाता है। यानी जनजाति में शामिल करने के लिए ये जो विशेषताएं हैं इनका होना आवश्यक है। हालांकि इनको संविधान में वर्णित मुख्य रूप से नहीं किया गया है इनकी विशेषताओं को, फिर भी इनकी विशेषताओं को माना जाता है जनजाति होने का। भौगोलिक एकाकीपन, यानी ये जो होते हैं भौतिकवादी होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं, विशिष्ट संस्कृति को मानने वाले होते हैं। ये जो लोग होते हैं वो काफ़ी पिछड़े होते हैं, क्योंकि ये लोग जो आधुनिक युग में नहीं जीते हैं, अपने प्राचीन एवं अपने परंपराओं को नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हीं में अपना जीवन निवास करते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ये लोग होते हैं संकुचित स्वभाव के होते हैं। आदिम जाति के जो ये लक्षण होते हैं इनमें दिखाई देते हैं, यानी आदिमानव के जो लक्षण हैं वो इस जो जनजातियाँ हैं उनमें दिखाई पड़ते हैं। ये मानक संविधान में स्पष्ट तो नहीं है लेकिन अच्छी तरह से बरकरार हैं। जो इतने विशेषताएं हैं जनजातियाँ होने के, ये संविधान में तो स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जो इनकी अच्छी तरह से इनके जो गुण हैं वो बरकरार हैं, इनको मान्यता दी जा रही है। जनजातीय समूह अपने संस्कृति एवं
क्षेत्रीय संगठनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। जैसा कि हम बताए हैं, ये अपने समाज, संस्कृति, धर्म, भाषा, क्षेत्र को लेकर अधिक जागरूक हैं एवं संवेदनशील हैं। भारत के संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है, एसटी कहा गया है, और इनका जो उल्लेख है संविधान में वो 342 अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है जनजातीय लोगों का। किंतु भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है। जो भारतीय संविधान है वो अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है कि इनकी विशेषताएं, गुण, धर्म, भाषा क्या है। इससे उनको जो है वो परिभाषित नहीं करता है जो संविधान है। अगला हम देखते हैं पॉइंट। वस्तुतः जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहने का मुख्य कारण स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा इनकी विशिष्ट भौगोलिक पहचान, व्यवहार, सांस्कृतिक विशेषताएं एवं रीति रिवाज इत्यादि के आधार पर एक विशिष्ट अनुसूची में सूचीबद्ध करना था। इसका मतलब है जो स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज लोग थे वो इनके व्यवहार, पहचान एवं सांस्कृतिक विशेषताओं एवं रीति रिवाजों को लेकर विशिष्ट सूचीबद्ध में सूचित कर दिए थे, यानी इनका सूचीबद्ध कर दिए थे इनके धर्म विशेषताओं के आधार पर, इनके गुण के आधार पर। अगला हम देखते हैं जो जनजाति है, सर्वप्रथम ठक्कर बापा द्वारा जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत में जनजातियां जनसंख्या के वितरण को 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। जो भारत में जनजातियां पाई जाती हैं, इनके क्षेत्र को देखें तो 3 प्रमुख क्षेत्र में इनका वितरण पाया जाता है। पहला जो है इनका विस्तार वो उत्तर एवं उत्तर पूर्वी प्रदेश में है। इसके अंतर्गत हिमालय के तराई क्षेत्र एवं भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है यानी उत्तर पूर्वी राज्य हैं वो शामिल हैं उत्तर एवं उत्तर पूर्वी प्रदेश की जनजातियों में। मध्यवर्ती प्रदेश की जनजातियों को बात करें तो इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, छत्तीसगढ़, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, गुजरात एवं उड़ीसा आदि राज्य के क्षेत्र शामिल हैं। वही दक्षिण क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों का विस्तार जो है दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि राज्य में शामिल है। इन तीनों क्षेत्रों के अतिरिक्त अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप में विशिष्ट जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ वर्तमान में भी अपने मूल रूप में ही निवास करती हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जैसे जो अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, सोम्पेन, जारवा, सेंटिलीज, ये जो प्रमुख जनजातियां हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो इनको सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ये अभी भी अपने प्राचीन एवं पुरानी परंपराओं, सभ्यताओं को नहीं छोड़ रहे हैं, तो उनको संरक्षण सरकार द्वारा दिया गया है। ये लोग इतने खतरनाक होते हैं कि अगर इनके पास आज तक कोई जा नहीं पाया है, क्योंकि ये लोग ना भाषा को समझते हैं ना इंसान को, क्योंकि ये लोग अलग एकांकी रहने वाले हैं, निर्जातीय लोग हैं। निर्जातीय प्रजातियाँ या निर्जातीय जनजातियाँ इनसे मानव के भौतिक वातावरण, मानव के भौतिक संबंधों से इनका कोई संबंध नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं भारत की प्रमुख जनजातियों को, उनके क्षेत्र के विस्तार को। अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो हमें सपोर्ट करिए, जिससे हम आगे की क्लासें जारी कर पाएँ और भारत भूगोल की इस श्रृंखला को पूरा कर पाएँ। लगभग हम भारत भूगोल की इस श्रृंखला में 26 या 27 क्लास हो चुके हैं, जिसमें हम भारत के भौतिक प्रदेश को पढ़ चुके हैं, नदियों को पढ़ चुके हैं, जो पूरब पश्चिमी घाट हैं, द्वीप समूह हैं, पहाड़ी है, पठारी हैं, पर्वत हैं, चोटियाँ हैं, सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम भारत की प्रजातियों को देखे हैं। इस क्लास में हम भारत की जनजातियों को देख रहे हैं। अगली किसी क्लास में हम किसी भारत के अन्य टॉपिक को देखेंगे, या खनिज संसाधन वाले टॉपिक को देखेंगे, या भारतीय कृषि को देखेंगे, या फिर हम भारतीय मानसून को देखेंगे। तो अभी के लिए हम भारत की जनजातियों को देखते हैं। भारत के कुछ प्रमुख जनजातियाँ
जनजातीय समुदाय को देखते हैं। जो भारत में जनजातियाँ जो हैं उनके कुछ समुदाय हैं, यानी कुछ जनजाति हैं, जैसे भील जनजाति जो है इसको देखेंगे। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। हालांकि भील जनजाति को पहले माना जाता था सबसे बड़ा, लेकिन वर्तमान में जो भारत की जनजातियां हैं उनमें सबसे बड़ी जनजाति को गौंड जनजाति को माना जाता है। इन दोनों में काफ़ी कंपटीशन रहता है, इन दोनों में मतभेद रहता है। कभी भील जनजाति को ज़्यादा संख्या में माना जाता है, कभी गौंड जनजाति को ज़्यादा संख्या में माना जाता है। तो चलिए हम देखते हैं भील जनजाति को। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह मुख्यतः राजस्थान, इसका विस्तार देखते हैं। भील जनजाति कहाँ पर, किस क्षेत्र में, किस राज्य में पाई जाती है, इनका जो निवास स्थान है वो कहाँ कहाँ है। तो मुख्यतः राजस्थान में है, राजस्थान में पाई जाती हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है। उसके बाद में मीणा जनजाति है। तो चल देखते हैं एक एक करके। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती हैं। इसका जो स्रोत लिया गया है वो tribal.nic.in और ट्राइबल प्रोफाइल एट ग्लेंस में 2014 से लिया गया है, जो इसका स्रोत है। क्योंकि ये काफ़ी मतभेद वाला सवाल रहता है कि कौन सी जनजाति भारत की सबसे बड़ी है। तो जो इसका स्रोत है, ये कहाँ से लिया गया है, ये टॉपिक किस बुक से या किस वेबसाइट से, तो ये यहाँ से लिया गया। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा द्रविड़ शब्द बील से हुई है। जो भील शब्द की उत्पत्ति है वो द्रविड़ शब्द के बील शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। ध्यान दीजिएगा, भील शब्द जो उत्पत्ति है द्रविड़ शब्द बील से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। भील जनजाति के लोग के रीति रिवाज राजपूतों की तरह एवं ये लोग भील भाषा बोलते हैं। जो इनकी विशेषताएं हैं वो ये लोग, इनके जो ठाट बाट होते हैं वो राजपूतों की तरह होते हैं। इनकी जो भाषा है वो भीली भाषा है। अगली जनजाति को हम देखते हैं, गौंड जनजाति। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करती है। इनका मुख्य संकेंद्रण जो है इनका, यानी इनका जो प्रमुख क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में इनका निवास स्थान है, जो सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है इन प्रदेशों में। और जो इनका विस्तार है वो लगभग 13 राज्यों में है। स्रोत वहीं से लिया गया है। यह द्रविड़ परिवार की जनजातियां हैं। इनकी भाषा गोंडी है, जो गोंडी जनजाति है। इनके मुख्य देवता बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बूढ़े पेन यानी सूर्य देव जो हैं, जो इनके देवता हैं, ये लोग इनको मानते हैं अपने देवी देवताओं के रूप में। अन्य पॉइंट की हम बात करें, इन जनजातियों का भूत प्रेत जादू टोने में अत्यधिक विश्वास होता है। जो गौंड जनजाति हैं ये लोग भूत प्रेत जादू टोना को मानने वाले होते हैं। इनका हम विस्तार देख चुके हैं, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में इसका विस्तार है। ये द्रविड़ परिवार की जनजातियां हैं। इनकी जो भाषा है वो गोंडी भाषा है। और जो इनके देवता हैं वो बूढ़ा देवता, दूल्हा देवता और बूढ़े पेन हैं। इनकी जनजातियों जो होती हैं, ये जनजातियाँ वो भूत पिशाच जादू टोना में विश्वास रखते हैं। अगली जनजाति को हम देखते हैं, संथाल जनजाति। संथाल जनजाति के लोग कुशल कृषक एवं उत्तम शिकारी होते हैं। यह भारत में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये भारत के झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम राज्य में निवास करती हैं। संथाल प्रायः नाटे कद के होते हैं। इनकी नाक चौड़ी तथा चपटी होती है। इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से है, जो संथाल जनजातियां हैं। अगला हम जनजाति की बात करें तो मुंडा जनजाति। इस जनजाति की प्रमुख जो
क्षेत्र है वो झारखंड है मुंडा जनजाति का। इसके अलावा यह बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में भी निवास करते हैं। मुंडा भाषा जो है वो ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है, जिसमें वन, पर्वत, पशुपालन संबंधी शब्दावलियों की भरमार है, यानी अत्यधिक इनका उपयोग है, जो इनकी संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। जो मुंडा भाषा है वो ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है मुंडा भाषा, जिसमें वन, पर्वत, पशुपालन आदि संबंधी शब्दावलियाँ हैं। जो ये वन है, पर्वत है, पशुपालन है, इन सब का जो है वो अत्यधिक प्रयोग किया गया है इनके जो मुंडा भाषा, जो इनकी संस्कृति पर प्रभाव डालते हैं। इनका जो प्रमुख त्योहार है मुंडा जनजाति का, वो सरहुल त्योहार है। अगली हम जनजाति को देखें तो अगली जनजाति है बोडो। यह जनजाति मूल रूप से भारत के असम राज्यों में निवास करती है। बोडो समूह कछारी, गारो, मेच, डिमासा, लालुंग आदि कई जनजातियों से मिलकर बना है। ये लोग बोडो भाषा बोलते हैं, जो तिब्बत बर्मा भाषा परिवार का ही एक शाखा है, जो बोडो भाषा है। बोडो जनजाति को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, जो बोडो भाषा है। अगला हम जनजाति को देखें तो यह थारू जनजाति है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती नेपाल क्षेत्र एवं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में मुख्य रूप से निवास करती है। जो थारू जनजातियाँ हैं, थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्योहार को मनाते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और वर्तमान में दीपावली को शुभ पर्व के रूप में नहीं मनाते हैं। पहले जो दीपावली यानी दिवाली जो थी हिंदुओं का प्रमुख जो त्योहार था, तो उसको ये लोग शोक के रूप में मनाते थे पहले, लेकिन अब ये लोग उनको भी अच्छे तरीके से मनाने लगे हैं, दिवाली त्योहार को भी। तो अगली जनजाति को हम देखते हैं जो भोटिया जनजाति है। और वही जो थारू जनजाति है, इनकी अगर हम देव को माने तो ये शंकर जी को मानते हैं, भगवान भोलेनाथ को। और इनका जो मुख्य खाद्यान्न है वो चावल है। ये लोग चावल खाना अत्यधिक पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोटिया या भूटिया जनजाति। भोटिया जनजाति के अधिकांश लोग पर्वतीय स्थानों पर रहते हैं। इनका संकेंद्रण जो है वो उत्तरी क्षेत्र मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा सिक्किम राज्य में पाया जाता है। यह जनजाति आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से अन्य जनजातियों की अपेक्षा पिछड़ी हुई हैं। जो भोटिया जनजाति हैं, भोटिया जनजाति ऋतु परिवार से प्रसिद्ध हैं। ये अपने सीजन के अनुसार ऋतु के अनुसार मौसम के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते हैं। अगली प्रजाति को हम देखें भारत की तो नागा प्रजाति है, जो नागालैंड में पाई जाती है। नागा प्रजाति प्रमुख रूप से यह जनजाति जो नागा जनजाति है वो भारत के नागालैंड राज्य में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर के अन्य क्षेत्रों में भी इनका संकेंद्रण है, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। नागा लोग कुशल योद्धा होते हैं एवं भाला उनका प्रमुख पसंदीदा अस्त्र है। इनका प्रमुख त्योहार मिथन है। इस जनजाति के जो नागा जनजाति के लोग हैं, नागमिस नामक एक अलग भाषा का विकास किया है, जो विभिन्न नागा भाषाओं और असमिया भाषा का मिश्रण है। अगली हम जनजाति को देखते हैं, मीणा जनजाति। मीणा जनजाति जो है राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मीणा की जाति का प्रथम स्थान है। यह राजस्थान के लगभग सभी जिलों में निवास करती हैं। मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मछली। मीणा जाति के अपनी उत्पत्ति विष्णु के 10वें अवतार से मानते हैं, जो मीणा जाति के लोग हैं, जनजाति लोग। इस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है एवं परिवार में पितृसत्तात्मक होता है।
यानी ये लोग हैं वो अपने अपने जो किसी डॉक्यूमेंट्स या वो है तो अपने लेखा जोखा कागज पत्र में जो होता है वो अपने पिता का नाम लिखते हैं। जैसा कि उत्तर भारत के सभी स्टेट एवं सभी क्षेत्र में जो होता है वो पितृसत्तात्मक सत्ता है, और जो दक्षिण भारत में है कुछ राज्यों में वो मातृ सत्तात्मक है। तो हम लोग जो लिखते हैं पापा का नाम कहीं भी अगर पूछते हैं कि किसके यहाँ रहते हो तो बता देते हैं फलाने के यहाँ रहते हैं, उनके यहाँ रहते हैं। कोई अपने मम्मी का नाम नहीं बताता है, तो इसे कहते हैं पितृसत्तात्मक जो है मानने वाले हैं। अगर कहीं पर माता का नाम बता दें कि आप कहाँ रहते हैं, किसके यहाँ रहते हैं, तो वो माता का अगर नाम बता दें तो मातृसत्तात्मक उसे कहा जाता है। अगला हम जनजाति भारत की देखें तो टोडा जनजाति है। टोडा जनजाति दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करते हैं। पशुपालक जनजातियां हैं जो टोडा जनजाति हैं। इनकी भाषा टोडो है, यानी टोडा जनजाति की जो भाषा है वो टोडा है, जो कन्नड़ भाषा से संबंधित है। एक द्रविड़ भाषा है। टोडा लोग समूह में निवास करना पसंद करते हैं। कन्यावध प्रथा के कारण टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। यानी जो टोडा जनजाति के लोग हैं वो कन्या का वध कर देते हैं, ऐसा माना जाता है। अब पता नहीं क्या है, उसको क्या पता। तो इसमें जैसे जैसे किसी लड़की का जन्म हुआ इनके यहाँ तो उन्हें मार देते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो जिससे वहाँ पर लड़कियों की संख्या कम है, तो जो पुरुषों की संख्या अधिक है, तो जो वहाँ की स्त्रियाँ हैं वो एक पति को न लेकर कई पति से शादी कर सकती हैं, ऐसा उनकी मान्यता है, ऐसा उनका धर्म है, उनका ऐसा माना जाता है। कुछ हम पॉइंट दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। यह युवाग्रह क्या है? तो युवाग्रह यह एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो प्रशिक्षण केंद्र की तरह कार्य करता है। युवाग्रह में जनजातियों के युवक एवं युवतियों को शिक्षा हेतु अनुभवी ग्रामवासी की देख रेख में गुरुकुल के भांति रहते हैं। इसके सदस्य केवल अविवाहित होते हैं। इन युवाग्रहों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे मुड़िया जनजाति के लोग इसे घोटुल, उरांव जनजाति के लोग इसे डुमरिया तथा बिरहोर जनजाति के लोग इसे गितवाना कहते हैं। और वर्ष 1947 में प्रकाशित बेरियर एल्विन की पुस्तक द द मुरिया एंड दियर घोटाल ने युवाग्रह की ओर संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित किया था। तो आज हम इस क्लास में भारत की जनजातियों को देखे हैं। इससे पहले हम एक क्लास में और जनजातियों को देखे हैं। तो दोनों को अगर देखना चाहते हैं तो दोनों को देख लीजिएगा। वो उसमें ज़्यादा विस्तार नहीं है, लेकिन उसमें कुछ और जनजातियां हैं जो भारत की हैं। तो लगभग भारत की सभी जनजातियों को हम देख चुके हैं। तो अगर आपको यह क्लास पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम क्लास को आगे ले जा सकें। क्योंकि एक क्लास को बनाने, अपलोड करने, पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, तो आप लोग सपोर्ट करिए। इसी तरह हम आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे हमें टाइप करने के लिए समय या कुछ भी समझ सकते हैं, तो इसको हम ऐसे, क्योंकि ये नोट्स की तरह ही है, तो इसको टाइप करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं अच्छे तरीके से। ये दृष्टि पब्लिकेशन का नोट्स है, तो इसे आप बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद क्लास देखने के लिए।